बहुत रैंडम इंटरव्यू था। वाटरवेज पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, लॉजिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो उनको मन में आ रहा था वो पूछ रहे थे। मेरे डैफ से ज़्यादा रिलेटेड नहीं था अटेम्प्ट। इंटरव्यू कौन सा था? दूसरा। ओके सर, आपका माध्यम और ऑप्शनल क्या है? मेरा माध्यम, लिखने का माध्यम इंग्लिश था, बट बोलने का माध्यम आज हिंदी था। और और ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तो सर थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा नाम पीयूष कुमार है। मैं बनारस का हूँ, बनारस का निवासी हूँ, और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बीटेक है। मैंने आईआईटी कानपुर से मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक की है। ओके, तो सर सबसे पहले क्वेश्चन मतलब मैं बात करूँ आपकी प्रिपरेशन की, तो आपने यूपीएससी को मतलब यूपीएससी की तैयारी क्यों की, क्या सोच कर आए, मोटिवेशन क्या था आपका? यार तुम फिर से इंटरव्यू लेने लगे, अंदर यही सब पूछ रहे थे। मतलब मोटिवेशन ये था कि देखो 10th 11th में मैथ साइंस में ठीक था, तो आईआईटी में फॉर्चुनेटली हो गया। उसके बाद लेकिन हमेशा पब्लिक ओरिएंटेड था मैं, लोगों से बात करके अच्छा लगता था, लोगों के लिए काम करना पसंद है। तो मैं सोचा ये प्रेस्टीज वाली जॉब भी है, रेस्पेक्ट भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, तो और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इसकी पढ़ाई के माध्यम से, तो हाँ इसलिए किया। तो सर जैसे कि ऑप्शनल आपने क्या बताया? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। तो सर आपने इसी को ही क्यों चूज़ किया? और जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट गलत ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं, तो ऑप्शनल को चूज़ करते वक्त क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए? ऑप्शनल को चूज़ करते वक्त आप गाइडेंस को देख सकते हो, कितना कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपका जो सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आप वही ले रहे हो तब तो आप अपने से पढ़ सकते हो। पर मुझे लगता है कि अगर नया सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे मैंने ग्रेजुएशन बीटेक की थी और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ली, तो यहाँ पे कोचिंग का इंपॉर्टेंट रोल, तो वहाँ से पढ़ाई की। बाकी ह्यूमैनिटीज़ में ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ समझ नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट्स, लेकिन कई बार दिक्कत होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, तो एक मेंटर रहना भी ज़रूरी होता है, जिसमें आप पूरा सिलेबस एक बार पूरा पढ़ जाओ और साथ में उनके टेस्ट लगा लो। तो जैसे जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं उसको अच्छे से एनालाइज़ करो, और सारे कीवर्ड्स पे 2-2 3-3 पेज का नोट्स बनाओ। और ये आप न्यूज़पेपर से बना सकते हो। मैं डिजिटल नोट्स बनाया था गूगल डॉक पे, जिस पे आप कीवर्ड लिख लेते थे, जो भी टॉपिक है उसमें जब भी कोई भी वैल्यू एडिशन करना हो उसको खोलता था। जैसे एग्रीकल्चर पे आज कुछ वो आया, बजट में कुछ आया है, तो उसको मैं ऐड कर लेता था, 2-3 पॉइंट बस। तो इस तरीके से वैल्यू ऐड भी हो जाता था और नोट्स भी बन जाते थे। फिर उसको आंसर राइटिंग, आप नोट्स रिवाइज करो, टेस्ट लिखो आंसर राइटिंग के थ्रू। ये प्रीलिम्स की बात किया था। ओके, तो सर जैसे बात की आपने आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? आंसर राइटिंग करते वक्त पहले प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट आपके नोट्स से आएगा, जो आपने 2-3 पेज के नोट्स बनाए हैं, डेटा रखा है, स्टैट्स रखा है, वो कंटेंट आपका मेंस के नोट्स से आएगा, सिलेबस के कीवर्ड्स को आपने नोट्स बनाए हैं। और प्रेजेंटेशन आप टॉपर्स कॉपी से देख सकते हो, सबहेडिंग देते हैं, कीवर्ड्स आप उठा के जो क्वेश्चन है उसी के कीवर्ड्स यूज़ करो आप सबहेडिंग लिखने के टाइम पे। तो हाँ, ये कर सकते हो आप। और कंसाइज लिखना है, मतलब एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। कई लोग होते हैं 3 ही पॉइंट लिखते हैं पर उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, उतना एक्सप्लेन नहीं करना है। यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज बस लिखना है। 5 पॉइंट लिखो हर सब हेडिंग में, 5 दूसरे सब हेडिंग में, और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन 4 लाइन का। इस टेम्पलेट को आपको मास्टर करना होगा। आपके नोट्स हैं और ये टेम्पलेट है, बस ऐसे ही करना। ओके, तो सर बात करें करंट अफेयर्स की, जैसे काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा इशू रहता है करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें, तो आपने क्या क्या पढ़ा और कैसे तैयार की करंट? यार करंट अफेयर्स लोग बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, ना प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए। और इंटरव्यू के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर मेरा आज इंटरव्यू जो हुआ था उसमें कुछ करंट अफेयर्स नहीं था, बस थोड़ा 2-3 वाराणसी पे क्वेश्चन पूछे, बाकी कोई करंट अफेयर्स नहीं था। और मुझे लगता है मेंस में भी अगर आप स्टैटिक नोट्स बना लोगे, जैसे मान लो GS3 में साइबर सिक्योरिटी है या फूड प्रोसेसिंग है, तो अगर आप डेफिनेशन लिख लिए, 1-2 रिपोर्ट लिख लिए, अगर नई रिपोर्ट कोई रिवोल्यूशनरी रिपोर्ट आई है तो वो ऐड कर लो। इतना ही करंट अफेयर्स का 1 लाइन 2 लाइन का चीज़ें ही ऐड करनी होती है। बाकी आपका जो मैं 2019 में नोट्स बनाया था वो आज भी वही लिखता हूँ। तो एक ही 2-4 क्वेश्चन ही होते हैं जो मेंस में 20 क्वेश्चन में आते हैं, जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से होते हैं, और वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो हर दिन न्यूज़ में आते रहते हैं। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी 15 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही होते हैं जो स्टैटिक नोट से हो जाता है। ओके, तो सर जैसे CSAT में काफ़ी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते CSAT को, तो वो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए CSAT के लिए? पिछले 3-4 साल से CSAT का रोल बहुत बढ़ गया है। पहले उतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते थे। अब ऐसा हो गया है कि पहले होता था कि मैथ्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो हो जाएगा, अब मैथ्स को भी डिफ़िकल्ट कर दिया है। तो आपको कुछ क्वेश्चन मैथ्स से करने होंगे और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से करने होंगे। दोनों में आप में एवरेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मैथ्स से बहुत अच्छे हो, इंग्लिश पूरा छोड़ के चले आए, तो आपका टाइम चला जाएगा, उतना नहीं कर पाओगे। तो दोनों पे ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है। कई IIT वाले भी फेल हो रहे हैं क्योंकि वो मैथ्स पे ध्यान देते रहे और वो
बेसिकली मैथ्स नहीं पूछते, वहाँ पे न्यूमेरेसी पूछते हैं, न्यूमेरिकल नॉलेज पूछते हैं। वो आपको उस दिन क्लिक नहीं हुआ तो आप गड़बड़ हो जाएगा, लंबा टाइम खींचोगे, 2 ही घंटे मिलते हैं। तो दोनों पे फोकस रखना चाहिए, मैथ्स और इंग्लिश दोनों पे। और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिस पे प्रीवियस ईयर सॉल्व कराते हैं, तो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो सीसेट को। आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर को। ओके, तो सर बात करें गैप की, जो आपको मेंस के रिजल्ट के बाद गैप मिला, उसमें आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया, क्या पढ़ा, क्या रिसोर्सेज है आपके? यार 1.5 महीने मिले थे मुझे, तो मैंने क्या किया, डैप उठाया और उसमें सारे कीवर्ड्स नोट कर लिए। मैं कहाँ का हूँ, मेरे फादर कहाँ के हैं, मेरे फादर वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते। करंट अफेयर्स के एक नोट्स बना लिया कि करंट अफेयर्स पे जो भी मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होगा या फिर मेरे स्टेट से रिलेटेड होगा उस पर नोट्स बनाऊँगा। और दूसरा ये सोचा कि थोड़ा स्माइल करके प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी बनानी है, तो थोड़ा सोचता था कि मैं क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहता हूँ। खुद पे थोड़ा रिसर्च किया, इतना ही होता है। बाकी तो करंट अफेयर्स और डैफ में आप जहाँ से हो जाओ वो अच्छे से पता होना चाहिए। ओके सर, बात करें इंटरव्यू रूम की, तो कैसा माहौल था रूम का और बोर्ड कौन सा था? मेरा बोर्ड था प्रीति सुदान मैम का, और माहौल अच्छा था, बड़ा शांत माहौल था। कोई कुछ स्माइल नहीं कर रहा था, टोक नहीं रहा था, पूछ के क्वेश्चन चुप हो रहे थे। कोई वेरी गुड नहीं बोल रहा था, कोई गुड नहीं बोल रहा था, कोई ऐसे मतलब गलत भी बता दे रहा था, तो कुछ बता नहीं रहे थे कि ये गलत है या सही है। मैं खुद ही 1-2 बार करेक्ट किया अपने आप को कि मैम मैं गलत किया हूँ यहाँ पे, मैंने खुद बोला वहाँ पे। तो ठीक है, बाकी माहौल तो अच्छा था। मैं पूरा टाइम दिया, 25-30 मिनट का इंटरव्यू था और बस। ओके सर, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपने बता दिए क्या क्या पूछे गए। डैब वगैरह से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? डैब से यार नहीं पूछा गया मेरे। बोला गया आईटी से क्यों यहाँ आए हो, वहाँ पे क्यों नहीं। तो मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सकता है, मटेरियल साइंस अपना पता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, ये डैब था। वाराणसी के बारे में पूछा कि जो क्रूज़ चालू हुई है वाराणसी से सिलीगुड़ी की तरफ, उसके बारे में कुछ बताइए। फिर मेरा लॉजिस्टिक्स और वाटरवेज़ पे चला पूरा इंटरव्यू, नॉर्थ ईस्ट लॉजिस्टिक्स वाटरवेज़। पता नहीं कार्गो पे प्लास्टिक और मटेरियल्स के बाद, प्लास्टिक मैंने बोला जानबूझ के प्लास्टिक पूछो, पर वो पहुँच गए कंटेनर्स पे कि कंटेनर्स का जो लॉजिस्टिक्स होता है वो वाटरवेज़ में क्यों सही होता है, कैसे वाटरवेज़ हेल्प करता है रोड और हाईवेज से अलग, ये सब पूछ रहे थे। खुद बोल रहे थे कि तुम्हारा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का है, बट हम पूछेंगे तुमसे लॉजिस्टिक्स का, ऐसा खुद वो बोल रहे थे। और फिर लॉजिस्टिक्स पे खींच रहे थे। तो हाँ, और करप्शन पे लास्ट में पूछा कि करप्शन में तुम कैसे हेल्प करोगे करप्शन को ख़त्म करने के लिए। दूसरा ये पूछा कि तुम्हें अगर वाराणसी का डीएम बना दिया जाए तो एंक्रोचमेंट्स कैसे हटाओगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको कैसे मनाओगे, ये सब बोला है। ओके, तो जो सर नए एस्पिरेंट, मतलब जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो वह कैसे कर सकते हैं? पहला साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पहला बेस बहुत अच्छे से कर लिए, थोड़ा सेक्लूड रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोगों में रहेंगे तो डिस्ट्रैक्ट होने का चांसेस स्टार्टिंग में बहुत रहता है। उसके बाद करिए 1-2 साल पढ़ लीजिए, 1 साल पहला अटेम्प्ट अच्छे से दीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार आंसर राइटिंग अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा चिल हो सकते हैं। पर पहले साल मुझे लगता है कि ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए, घूमना ज़्यादा नहीं चाहिए। पहले साल आपको थोड़ा घर में रह के आधे घंटे के लिए बाहर घूम लो, पर उसमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जो नोट्स बनाते हो, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वही चलता है। जितने भी आप आगे अटेम्प्ट दे रहे हो, पहले साल का रोल बहुत होता है। ओके, तो सर जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, जो फ्यूचर एस्पिरेंट है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? फ्यूचर एस्पिरेंट अभी जो कॉलेज में होंगे वो कॉलेज एंजॉय करें, लेकिन ये एनर्जी से आएँ कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करूँगा कॉलेज के बाद, तो मैं 1-2 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा और मुझे निकालना है पहले अटेम्प्ट में। लेकिन कई बार हम लोग परफेक्ट अटेम्प्ट की कोशिश करते हैं कि हमारा परफेक्ट अटेम्प्ट जाएगा 2025 से 26 में, तो वो कभी परफेक्ट अटेम्प्ट आता नहीं है। आप जिस दिन डिसाइड कर रहे हो उससे 6-7 महीने पहले आप डिसाइड करो प्रीलिम्स के, अच्छे से प्रीलिम्स दो, निकालो प्रीलिम्स, फिर मेंस के 3 महीने कोशिश करो। नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर अपने नोट्स तैयार करो उस टाइम पे, दूसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा ये सोच के। लेकिन पहले दूसरे अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। कई लोग आते हैं कि 3 साल 4 साल तक हम लगे रहेंगे, ये तो होता ही है, 3 साल तो लगते ही हैं, फिर बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर तुम 3 साल सोच के आओगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ओके सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी एक लंबी जर्नी है, तो इसमें नहीं है भाई, अभी तो बोल रहा था लंबी जर्नी नहीं बनानी है। ये सोच के रखेंगे कि लंबी जर्नी है तो फिर यार तो और लंबी चली जाएगी। मैं जैसे पहले अटेम्प्ट में सोचा था निकाल लूँगा, चलो चौथे पर पहुँचा, मेरे लिए लंबी हो गई, पर पहले से सोच के आता कि चौथे में ही निकलेगी, तब तो मैं इतना मोटिवेटेड ही नहीं रहता। मैं सोच रहा था कि हर अटेम्प्ट में निकल ही जाएगा, तब मेरे से ये 4 साल चला गया। अगर मैं पहले साल सोच के जाता कि ये लंबी जर्नी होने वाली है, तब तो मैं पढ़ता ही नहीं पहले दिन। मैं सोचता ये तो चौथे 5वें अटेम्प्ट में निकलेगी, तो मैं पहले दिन क्यों पढ़ूँ। तो हाँ, ओके सर, थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू।